इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आपसे फर्स्ट चैप्टर में बोला कि बाल को जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसकी वजह से एक्सियल पॉइंट पर वो डाइपोल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो निकालो, इक्वेटोरियल पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो निकालो। यही तो करा था एक्सियल पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो यहां पर भी हम उसी तरीके का डेरिवेशन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा उसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं निकालेंगे, तो फर्स्ट चैप्टर में निकाल चुके। हम यहाँ पर उस डाइपोल के पोटेंशियल कितना का वो निकालेंगे, एक्सियल और इक्वेटोरियल, लेकिन डायरेक्टली नहीं निकालेंगे एक्सियल इक्वेटोरियल पर। डायरेक्टली का मतलब हम क्या करेंगे, एक डाइपोल बनाएंगे और पॉइंट लेंगे। अभी मैं डायग्राम सही बताऊंगा, डायग्राम बनाऊंगा दिखाऊंगा तो कराऊंगा तो समझ आएगा, पहले थोड़ा जनरल आइडिया समझ। हम एक डाइपोल लेंगे और एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लेंगे। अब वो हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ना तो एक्सियल पोजीशन पर होगा ना इक्वेटोरियल पोजीशन पर होगा। उन दो पॉइंट को छोड़कर कहीं हम आर्बिट्री पोजीशन पे ले लेंगे, मतलब किसी दूसरी जगह ले लेंगे और फिर डेरिवेशन करेंगे कि उस पॉइंट में पोटेंशियल कितना होता है। फिर एक फॉर्मूला आएगा हमारा, और जब वो फॉर्मूला आ जाएगा तो उसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके एंगल की हम एक्सियल पॉइंट का निकाल लेंगे, हम इक्वेटोरियल पॉइंट का निकाल लेंगे। तो हम जो डेरिवेशन करने जा रहे हैं वो क्या है, वो है पोटेंशियल हम निकाल रहे हैं डाइपोल की वजह से, लेकिन अभी डायरेक्टली ना एक्सियल पॉइंट पे निकाल रहे हैं ना इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकाल रहे हैं, जनरल पॉइंट पे निकाल रहे हैं, मतलब एनी पॉइंट अदर देन एक्सियल और इक्वेटोरियल। देखो डायग्राम बहुत आसान है, पहले समझना। हमने क्या करा, यहां पर एक ऐसे करो, ये नेगेटिव चार्ज ले लिया बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा डाइपोल हो गया। अब एक्सियल पॉइंट कहां होता है, यहां लेते हैं, यहां एक्सियल पॉइंट। और इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, एक सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो समझ में आ रही है, उस पर कोई पॉइंट ले लो, वो इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया। हमें इन दोनों जगह नहीं लेना पॉइंट, इन दो को जोड़ तीसरी जगह लेना है। तो हमने तीसरी जगह ले लिया, मान लो यहां पर। तो मैं पहले ये लाइन बना देता हूं, ऐसे और ऐसे। अब सही, अब ये हमारा जो पॉइंट हो गया ना बेटा, ये हो गया हमारा एनी पॉइंट, आर्बिट्ररी पॉइंट, मतलब एक्सियल पोजीशन पे नहीं है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे नहीं। समझ आ रहा है, कर चुके होगे, एक्सियल इक्वेटोरियल करा चुके हैं। देखो एक चीज समझ लो, अगर आपने यहाँ का पढ़ाया हुआ घर पर लिख के प्रैक्टिस नहीं करा, ऐसे देख लिया जैसे किसी लेटर पढ़ रहे हैं, तो समझ लो जिंदगी तबाह है। क्यों, वो देख के लगता है सब समझ आया, जैसे करने बैठे तो अटक जा रहे हैं स्टेप में। इसलिए भाई सबको मैं ये कह रहा हूं, आप सब लिख के देखो। और कब तक लिख के देखोगे, जैसे एक बार लिखा किसी स्टेप में अटके तो उसका मतलब एक बार फिर करना है। जिस 2 या 3 जिस बार में आप नहीं अटक रहे, जैसे आप कोई 2 बार में नहीं अटके, 3 बार में, तो वो आपको करके देखना पड़े, तभी आप एग्जाम में नहीं अटके। और अगर आपने सब पढ़ लिया सेमेस्टर, ये तो समझ में आ रहा, तो बाद में जो एग्जाम का बोले अरे अब समझ में नहीं आ रहा, आप तो यही समझ नहीं आ रहा, शुरू कैसे करें, ये प्रॉब्लम आती है। तो इसका कारण क्या है, प्रैक्टिस। देखो मैं अभी जो सबसे पहले एक बात बताने जा रहा था, बचपन में तुम सबको एक कहानी सुनाई, किसकी, कछुए खरगोश। मैडम बहुत प्यार से पढ़ाती थी, पूछती भी थी बेटा क्या सीखे। अब बचपन में तो क्या सीखे नहीं सीखे उस तो समझ में, तो कहानी में मजा आ रहा होता है, ठीक है। तो ये पता समझ में आता है कि खरगोश जीत गया, कछुआ सो गया, बस ये समझ में आता है। नहीं सोता तो वो जीत जाता, नालायक कहीं का, सो पता नहीं क्यों गया। लेकिन आप एक चीज समझो, इस कहानी से इतनी बड़ी इंस्पिरेशन है आप लोगों के लिए। कछुआ जो है एक शार्प माइंडेड बच्चा, आप समझो, तेज बुद्धि का, और खरगोश जो एक एवरेज बुद्धि का बच्चा है। ये कहानी आपको ये बताती है कि अगर एक एवरेज बुद्धि का बच्चा, एवरेज माइंडेड, अगर वो लगातार मेहनत करता रहा तो वो 100% सक्सेसफुल होगा। आ रहा नहीं, 100% सक्सेसफुल। लेकिन वो क्या है, कंटिन्यूटी, आप मेहनत करते रहो। कोई जरूरी नहीं कि आपको 95%, 98% नहीं आ रहा है नंबर, आपके 80% आ रहे हैं, 85% आ रहा है, लेकिन आप लगातार मेहनत करते हो, आप कभी रुके नहीं। ये चीज ये इंस्पिरेशन देती है। या उससे कम परसेंटेज है, मैं कह रहा हूं जितने परसेंट है आपके, आप रुक नहीं रहा, आप करते रहो मेहनत, सक्सेसफुल होगे। तो ये चीज कंटिन्यूटी है। अगर आपने मेहनत नहीं करी, मैं हर बार ये बताऊं, मेहनत सबसे बड़ी चीज, और सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं, सक्सेस का कोई शॉर्टकट, मेहनत
मेहनत मेहनत। ठीक, अभी तो देखो, अब हमने ये बना लिया। अब हमने क्या करते हैं, यहां से एक लाइन ऐसे बना दिया, तो ये जो लाइन यहां से जा रही है ये सेंटर है ओ, सेंटर। मतलब डायग्राम समझ लेना कैसे बना रहे हैं। उसके बाद हमने क्या करा बेटा, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा ऐसे करके, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ, ये हमारा डायग्राम रेडी हो गया। और ये पॉइंट ले लिया ए, ये पॉइंट ले लिया बी, पॉइंट ले लिया बी, और ये पॉइंट ले लिया हमने एम, पॉइंट ऑब्जर्वेशन, और ये पॉइंट ले लिया हमने एन, और ये ले लिया एस, ये हमने, और ये ले लिया थीटा, और ये ले लिया थीटा। बात समझ आ गई? ये डाइपोल की आधी लेंथ है, ये क्या हो गया ए, ये क्या हो गया ए। ठीक, राइट एंगल ट्राइंगल में आपको खूब अच्छे से पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल इसमें देखो, राइट एंगल ट्राइंगल में आपको अच्छे से पता है कि हाइपोटेनियस तो जो होता है फिक्स होता है, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर फिक्स नहीं होता। कैसे? अगर ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा, अगर आपने ले लिया ये थीटा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया समझ आया? और ऐसा ही राइट एंगल ट्राइंगल है और आपने ले लिया ये थीटा, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया। बात समझ में आ गई? ये नहीं जिसको पता है तो कतई ध्यान कर लो। और इस 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये हाइपोटेनियस है, ये फिक्स है, इससे कोई टेंशन नहीं। बट ये परपेंडिकुलर और बेस में कंफ्यूज मत होना। समझ आ रही बात? ये यहां सीधा सीधा ऐसा नहीं कि हमेशा तुम सोचो कि ये परपेंडिकुलर है ये बेस, ऐसा नहीं। एंगल ये है तो ये परपेंडिकुलर ये बेस, एंगल ये ले लिया तो ये परपेंडिकुलर ये बेस हो गया। एंगल के साथ वाली साइड हाइपोटेनियस को छोड़कर बेस होती, ये चीज याद रखना। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूं, अब क्या है, इस डेरिवेशन को करने के लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट चाहिए। जैसे कोई रेसिपी बना रहे हो तो होता नहीं होता, तो अब हमें पहले पता है तो हम पहले लिख लेंगे। अब आप कहोगे सर हम डेरिवेशन कर रहे हो, मतलब हमें नहीं पता, तो आपको अभी पता चल जाएगा। और अगर आपको ने बाद में भी लिख दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। काम किससे मतलब है? काम होने से। तुम कोई रेसिपी बना रहे हो, चाहे तुम पहले चीज लाओ चाहे बाद में लाओ, उससे कौन सा फर्क पड़ रहा है? बननी ही नहीं बननी है, बात तो ये है। सही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहां पे क्या करना है हमने, इसमें क्या करा, ये कुछ ले लिया, देखो बताता हूं। इन ट्राइंगल, ट्राइंगल लिया मैंने NOB, ये NOB ट्राइंगल ले लिया। अब इस ट्राइंगल में मैंने लिखा cos थीटा, तो थीटा देखो, थीटा ये है तो ये वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई, ये बेस हो गई, हाइपोटेनियस तो फिक्स है। समझ में आ रहा है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा, तो बेस कितना है, बेस है ON और हाइपोटेनियस कितना हो गया A, तो ON कितना हो गया, ON हो गया A cos थीटा। ये तो समझ में आ गया? अब दूसरा क्या करना है हमें, दूसरा ट्राइंगल ले लेना है, ये वाला। कौन सा ट्राइंगल? अब लेना है हमें SOA, इसमें भी cos थीटा का रिलेशन लगा देना है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, बेस क्या रहेगा इसमें, हाँ SO। देखो OS या SO लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं इसको OS ही लिख दे रहा हूँ कि मैंने ON लिखा तो OS कर दिया, फर्क कुछ नहीं पड़ रहा। मैं OS या SO लिख सकता, और नीचे तो लिख दिया हमने A, तो क्या हो गया, OS क्या हो गया हमारा, A cos। बात समझ में आ गई? अब इसमें कंडीशन ये है, हम ये कहेंगे एज द डाइपोल इज वेरी शॉर्ट, एज द डाइपोल इज वेरी शॉर्ट। अगर डाइपोल शॉर्ट है तो क्या होगा, B से लेकर
m तक का डिस्टेंस बराबर हो जाएगा n से लेकर m तक के डिस्टेंस। वो ये कह रहे हैं b से लेकर m तक का डिस्टेंस n से लेकर m तक के बराबर हो जाएगा। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, हमने क्या करा था जब एक्सियल पॉइंट का डेरिवेशन करा, इक्वेटोरियल का डेरिवेशन करा फर्स्ट चैप्टर में, तो डाइपोल के सेंटर से पॉइंट ऑब्जर्वेशन तक का डिस्टेंस कितना लेते थे, r, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब यहां पर O से लेकर M तक का डिस्टेंस कितना हो गया, ये r, यहां हमने लिख दिया OM कितना r। तो ये पहली चीज समझो, अगर डाइपोल छोटा होगा तो B से लेकर M तक का डिस्टेंस N से लेकर M तक के डिस्टेंस के बराबर होगा। OM नहीं, B से लेकर M तक का डिस्टेंस N से लेकर M तक के डिस्टेंस की, ये तो लिखा N से लेकर M तक का OM। अरे O से लेकर M तक की जो लेंथ है बेटा वो R के बराबर है, मतलब मैंने R लिखा नहीं है यहाँ पे बस, हाँ क्योंकि वहां पे बड़ी घिचपिच हो जाएगी। तो अब ये देखो, और NM कितना है, NM कितना होगा, अगर मैं OM में से माइनस कर दूं ON, OM में से ON माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, NM आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आगे ना, ठीक। OM कितना है R और ON कितना है a cos थीटा। तो हमारा BM की जगह हम R माइनस a cos थीटा लिख सकते हैं। ये हमारा इंग्रेडिएंट है इस रेसिपी का, मतलब इस डेरिवेशन का। अब अगर इसको तुम बाद में लिखोगे तो बाद में भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि तुम पहले ही इसको बना लो। अब जब क्या होगा, जब आपको डेरिवेशन आता होगा तो नॉर्मल इस बात है, आप उसको पहले लिखो, जहां पहले ही पता ये काम करना तो पहले ही लाएंगे उस चीज को। ऐसे क्या करना है, A से लेकर M तक का डिस्टेंस, A से लेकर M तक का डिस्टेंस बराबर हो जाएगा S से लेकर M तक के डिस्टेंस, यहां से लेकर, कब, जब डाइपोल छोटा हो। समझ में आ रहा है? देखो ये A से लेकर M तक का डिस्टेंस S से लेकर M तक के डिस्टेंस के बराबर, एग्जैक्ट बराबर नहीं है, लेकिन कब बराबर है, अगर ये डाइपोल छोटा है। देखो एक चीज है, कोई सिंपल सा समझो, छोटा बिजनेस होता है ना तो उसमें प्रॉफिट और लॉस भी छोटा होता है, भाई प्रॉफिट भी छोटा होता है, और बिजनेस बड़ा होगा तो प्रॉफिट लॉस। अब किसी की छोटा सा पान का खोखा है, 100-200 का, किसी ने खोखे को तोड़ दिया, कुछ कहते 200-400-500 का नुकसान हुआ, कोई निकाल लिया सामान, छोटी सी दुकान। अब किसी का ऐसा होगा कि 100-200 का नहीं, किसी का ऐसा होगा कि इतना बड़ा बिजनेस है 200-500 करोड़ का है, तो उसको उसके साथ नुकसान होगा। कई ऐसे हैं कि 2000, 4000, 5000 करोड़ का बिजनेस, उनको उसको जैसे नुकसान। तो जो जितना बड़ा बिजनेसमैन होगा उसके लॉस, प्रॉफिट ज्यादा है, तो जब लॉस होता है तो वो भी बहुत ज्यादा होता है। समझ में आया? तो यहाँ पर जो डाइपोल है, डाइपोल की लेंथ कम हो जाएगी, तो ये जो डिफरेंस है लेंथ में वो भी बहुत कम हो जाएगा, अप्रॉक्स बराबर हो। हम मतलब ये मान लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ, यहाँ से लेकर लगभग बराबर, ये ज्यादा अंतर नहीं। लेकिन अगर ये डाइपोल बहुत बड़ा हो जाए तो हम ये नहीं कर सकते, बात समझ में? तो हमने क्या करा, Sn को क्या लिख सकते हैं, S से लेकर M तक को, इस Sm को क्या लिख सकते हैं हम, यहां से लिखेंगे हम OM प्लस OS। अब OM R के बराबर है, OS a cos थीटा के बराबर है। बस ये दो चीजें हमें चाहिए थे, हमारा काम हो। मतलब आपको ये याद रखना है कि ये जो BM है ना, ये R माइनस a cos थीटा के बराबर होता है, और ये जो होता है ना, ये R प्लस a cos थीटा के बराबर। इतना तो याद ही रखना है। कोई डेरिवेशन ऐसा हो ना जो तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा हो, ज्यादा कुछ नहीं, तो भैया उसका कुछ 2-4 स्टेप याद कर लो। जब समझ ही नहीं आ रहा, लास्ट में तुम तो हार गए, थक गए, टीचर ने समझा, तो फिर उसका वो इमरजेंसी लैंडिंग वाला हिसाब है कि इसे कैसी तो कर ही आएंगे, ये याद कर ले 2-4 प्रैक्टिस, काम चालू। और फर्स्ट ये अटेम्प्ट है, हम उसको समझ ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। एक बार नहीं, 2 बार, 2-3 बार पूछेंगे नहीं, क्यों नहीं आएगा समझ। मैं तो समझता हूँ बच्चा अगर मेहनत करेगा, उसको एक बार में नहीं, 2 बार, 3 बार में आएगा यार। अच्छा अब क्या हो रहा है बेटा, अब सीधा क्या करना है, अच्छा बताओ, इस चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, तो रिजल्टेंट पोटेंशियल का डायरेक्शन किधर होगा ये बता दो। इस चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा, तो ये बताओ रिजल्टेंट पोटेंशियल का डायरेक्शन किधर होगा, देखते कौन बताएगा।
भाई पॉजिटिव चार्ज है, ये कुछ पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, नेगेटिव पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा एम पॉइंट पे, तो रिजल्टेंट पोटेंशियल का डायरेक्शन किधर होगा? मुझे बता दो, अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट? बताओ भाई। पता देखो, कोई डायरेक्शन नहीं होगा क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आया? पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर का डायरेक्शन थोड़ी होता है। वेक्टर होता तो डायरेक्शन होता, इलेक्ट्रिक फील्ड होती डायरेक्शन होता, फोर्स की बात होती डायरेक्शन होता, बट पोटेंशियल में डायरेक्शन नहीं होता बिकॉज पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछेंगे, हम पहले ही बता चुके हैं। अब क्या हो रहा है बेटा, देखो हमने क्या करा, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो बी पॉइंट पर है उसकी वजह से एम पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, तो हो गया के क्यू अपॉन बी एम। अब आर की जगह क्या होगा बेटा, बी एम। अब ये हो गया, इसको ऐसे लिख दिया। अब ऐसे लिखा, ऐसी नेगेटिव चार्ज के से पोटेंशियल कितना होगा, इस नेगेटिव चार्ज के से एम पॉइंट पर के क्यू अपॉन ए एम। ए एम, ए से लेकर एम तक का डिस्टेंस। बताओ मैंने ये सही लिखा है, ये बता दो। ये नेगेटिव चार्ज की वजह से एम पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, मैंने लिखा के क्यू अपॉन ए एम। ए से लेकर एम तक का डिस्टेंस ले लिया। तो मैं ये बोल रहा हूं आपसे, ये पूछ रहा हूं क्या मैंने सही लिखा है? पूछ रहा हूं, पूछना तो पड़ेगा ना। और कोई बच्चा? इसमें एक गलती है, हाँ इसमें गलती है, इसमें माइनस लगाना है बेटा यहाँ पे। क्यों? देखो अब ये चीज ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिख रहे हो, उसमें E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। चार्ज नेगेटिव में आप प्लस में लिखोगे यानी पॉजिटिव। कूलम्स लॉ का फॉर्मूला है, चार्ज नेगेटिव है आप पॉजिटिव लिखोगे, लेकिन पोटेंशियल का फॉर्मूला है तो चार्ज नेगेटिव में तो नेगेटिव में लिखोगे, पॉजिटिव में तो पॉजिटिव में लिखोगे। समझ में आया? हाँ, ये चीजें छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है, छोटी छोटी बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। अब क्या होगा बेटा, जो नेट पोटेंशियल होगा ना वो क्या होगा, V प्लस और V माइनस, इन दोनों का हमें क्या करना है, सम। ठीक है, जहां समझ में नहीं आए वहीं पर ऑब्जेक्शन करना, बिल्कुल सही कहा, पूछ। अब V प्लस की वैल्यू के क्यू बी एम प्लस, और ये माइनस में है तो क्या होगा, माइनस के क्यू अपॉन ए एम। अब क्या हो रहा है बेटा, के क्यू, भाई देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस। तो मैं पहले ऐसे लिखकर अगले स्टेप में माइनस लिख सकता हूं, लेकिन मैं यही लिख दे रहा हूं। मैं ये इसलिए लिखा ताकि आपको समझ में आए। कई बार बच्चों को लगता है कर तो प्लस रहे हैं, ये बीच में माइनस लिख दिया, देखो ऊपर प्लस लिख दिया बीच नीचे माइनस, लेकिन समझना है ना यार, ये टर्म माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना। अब इन दोनों में के क्यू कॉमन ले लो, 1 अपॉन बी एम और 1 अपॉन ए एम। बात समझ में आई? क्लियर है? कोई कहीं पे दिक्कत तो बता देना। अब इस bm के लिए हमारा मसाला पहले से तैयार है, क्या है, bm की जगह क्या लिख सकते हैं, और am की जगह r माइनस ए कॉस थीटा और r प्लस ए कॉस थीटा। तो वही तो कह रहे हैं कि भाई रेसिपी तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए पहले ही तैयार कर लिया इंग्रेडिएंट उसका क्या क्या है। अब इसमें क्या करना है, ये अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लो आप यहां करके आए, आप इसके बाद कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो गलत थोड़ी हो जाएगा। बात समझ रहे नहीं समझ रहे हो भाई, आप इसके बाद निकालते फिर पुट कर देते, बस हमें पहले निकाल लिया, उससे कोई फर्क नहीं। तो देखो r माइनस ए कॉस थीटा r प्लस ए कॉस थीटा। अब भैया ये टर्म इससे डिवाइड हो जाएगी, ये बचेगी, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर आ जाएगा r प्लस ए कॉस थीटा।
और ये आ जाएगा आर, इससे ये डिवाइड हो जाएगा, ये बचेगा आर माइनस ए कॉस थीटा। बिल्कुल काटो, ब्रैकेट दो ओपन कर लें, आर प्लस ए कॉस थीटा माइनस और माइनस माइनस प्लस ए कॉस थीटा, आर माइनस ए कॉस थीटा, आर प्लस ए कॉस थीटा, ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वेरी गुड, ये 10th में बहुत, 9th में बहुत है ये ए स्क्वायर है नहीं है? बात सही है नहीं सही है? 10th तक की मैथ्स है, बहुत बेसिक। इससे ये गया, इसको हटा दे रहे हैं, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा तो हो जाएगा 2a कॉस थीटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये किसके बराबर हो जाएगा भाई? आर दिख रहा बोर्ड, तो इसके हो जाएगा के पी कॉस थीटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। के तो था ही बेटा, ये q इंटू टू है होता ना, P इक्वल टू q इंटू टू है। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है, ये फर्स्ट चैप्टर में कराया था, आपने करा नहीं है फर्स्ट चैप्टर, तभी तो फर्स्ट चैप्टर में करा चुका हूँ। P जो होता है q इंटू टू के बराबर होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, स्केलर है, वेक्टर है, वो वेक्टर क्वांटिटी से सब चीज बता रखा है, तो इसलिए अभी ये इसके बराबर होता है। अभी तो आप इसको याद कर लो। अब क्या होता है बेटा, ये तो हमारा एक्सप्रेशन आ गया, इसमें एक कंडीशन और लगाएंगे, जैसे यहां लिख दे रहा हूं, बोर्ड आ रहा है नहीं यार? हाँ आ रहा है। अब जैसे मैंने लिख दिया, इसमें क्या करेंगे हम, लिखेंगे लेट ए इज स्मॉलर देन आर। अब उसमें मान लें ए जो है आर से बहुत ज्यादा स्मॉल है, सो नेगलेक्ट कर देंगे, तो क्या होगा, जब ये नेगलेक्ट होगा तो ये वाला पूरा टर्म नेगलेक्ट हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नेगलेक्ट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, वी नेट लिख देता हूं, ये बचेगा के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब क्या होता है, कई बार बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते तो कहते हैं सर आपने इसको नेगलेक्ट किया तो इस पूरे टर्म को नेगलेक्ट कर दिया, लेकिन इस पी में भी तो ये था, पूरे जीरो हो जाता। पहली चीज तो समझो भाई, अगर इस पी वाले ए को भी नेगलेक्ट कर देंगे तो बचेगा क्या, और जब जीरो ही बचेगा तो डेरिवेशन करेंगे, जब जीरो ही आना है तो जीरो नहीं याद कर लेगा कि पोटेंशियल जीरो है, पहली चीज तो ऐसा नहीं। पहली बात, इस पॉइंट पर कुछ पोटेंशियल निकलेगा, यानी कि इस पॉइंट पर प्रैक्टिकली कुछ पोटेंशियल निकलेगा, जब कुछ पोटेंशियल निकलेगा तो यहां पर हम जीरो नहीं कर सकते, ये हमारे उस प्रैक्टिकल कंडीशन से डेरिवेशन मैच नहीं करेगा। डेरिवेशन क्या होता है, डेरिवेशन होता है जो एक्सपेरिमेंट करता है कोई साइंटिस्ट या कोई भी करने वाला, उससे जो रिजल्ट निकलता है उसको वो थ्योरी फॉर्म में समझाता है, यही तो डेरिवेशन है। अब पता चला उसने एक्सपेरिमेंट करा, एक डाइपोल लिया, यहाँ पे तो कुछ पोटेंशियल आ रहा है, और हमने कह दिया यहाँ पर ये ए को नेगलेक्ट करा, चलो ठीक है, इस पी में है उसे भी नेगलेक्ट कर दिया, जीरो हम कह रहे हैं जीरो आ रहा, तो ऐसा होगा नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज एक और समझ लो प्रैक्टिकली, कि भाई ए जो है वो मान लो डेसिमल में, तो डेसिमल वाली वैल्यू को स्क्वायर करोगे तो और छोटी हो जाएगी वैल्यू, जैसे मैंने कहा 5 और 5 का कर रहे हो, 5 25 हो गया स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5, लेकिन 0.5 का प्रोडक्ट कर रहे हो तो कितना आएगा 0.25, 5 इंटू 5 25, 0.5 इंटू 0.5 0.25, यानी 1/4 हो जा रहा है। डेसिमल का स्क्वायर करने पे वैल्यू छोटी है, डेसिमल के दो नंबर है उनका प्रोडक्ट करने पे वैल्यू छोटी, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है बेटा, जब इसको देखो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 से बड़ी होगी नहीं। अब पता चला ए जो है वो डेसिमल में, उसका स्क्वायर करा 1 से मल्टीप्लाई करो तो बहुत नेग्लिजिबल वैल्यू है, बहुत छोटी जाएगी, और आर की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो इसमें से माइनस करने पर कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन यहां पर पी के साथ जो ए है, ए जैसे पी की जगह क्या लिखा होगा, क्यू इंटू टू है, तो ए को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर क्यू से मल्टीप्लाई करोगे, फिर के से, के की तो बहुत बड़ी वैल्यू है, 9 इंटू 21 9, तो यहां पर जो वैल्यू है मल्टीप्लाई करोगे तो वो इतनी छोटी नहीं होगी कि हम उसे नेग्लेक्ट कर दे सकते। और यहां पर ये कंडीशन है, बात समझ आ रहा है कि यहां पर ए का स्क्वायर करके जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू छोटी आएगी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? कोई
भाई कॉस स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू मैंने आपको बता दी, मैक्सिमम वैल्यू 1 है, बड़ी से बड़ी, और कोई वैल्यू ले ली तो वो तो डेसिमल में ही होगी, तो पता लगा डेसिमल से और डेसिमल का मल्टीप्लाई करो और छोटा, तो इसीलिए ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। अब इसमें एक पॉइंट लास्ट और देख लो, उसके बाद आराम से नोट करना। देखो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें केस लगाते हैं। पहला क्या है, इसमें थोड़ा सा इधर एक मिनट, नहीं है तो सही यार, मामला तो सही है, नहीं दिख रहा आप, हाँ अभी करेंगे। देखो अब ये सुनो, अब क्या करा, फॉर एक्सियल पॉइंट, समझना बात को बेटा, अगर हमारा एम पॉइंट एक्सियल पोजीशन पे आ जाए तो ये थीटा कितना हो जाएगा बताओ। अगर ये एम पॉइंट यहां पर है ना, अभी ऐसे जा रही ना ये लाइन आर, अगर ये एम यहां आ जाए तो कैसे आएगा, ये ऐसे होता जाएगा, अरे 180 क्यों होगा, जीरो नहीं है, अभी एक्यूट एंगल है ना, जीरो हो जाएगा। देखो क्यों, मान लो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन तो इधर है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन के साथ अगर हम इसका डायरेक्शन देखें तो ये ऐसे जा रहा है, ऐसे हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। तो एक्सियल, तो क्या लिखा, फॉर एक्सियल पॉइंट थीटा कितना हो जाएगा बेटा, 0 डिग्री, तो हम इधर 0 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वी एक्सियल के पी अपॉन आर स्क्वायर, के वही है 1/4πε0, डाउट में पड़ जाना कि कोई दूसरा है, नहीं, जो कूलम्स लॉ के फॉर्मूले में था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में था, वही है यहां पर। तो ये आ जाएगा cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। अब ऐसी सेकंड पॉइंट देख लो, फॉर इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए थीटा कितना हो जाएगा, ध्यान दो भाई, ये पॉइंट यहां पर है, यहां पहुंच जाएगा तो ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, बिल्कुल सही। तो हमारा v इक्वेटोरियल हो जाएगा बेटा के पी कॉस 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। अब कॉस 90 वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 0, यानी कि v इक्वेटोरियल कितना हो जाएगा, 0। तो आप ये ध्यान रखना, इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होता है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब वो पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट है वो इंपॉर्टेंट है, कि आपको याद रखना है इक्वेटोरियल पॉइंट पर, सॉरी इक्वेटोरियल लाइन पर कोई भी पॉइंट ले लो, हर पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होगा, मतलब ऐसी इक्वेटोरियल लाइन है तो यहां 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 यहां, अरे सब जगह 0। तो ये स्टेटमेंट आप याद रखना है। इसमें किसी को पहले बताओ कोई डाउट, मैंने cos स्क्वायर थीटा को नहीं नेगलेक्ट करा, मैंने a स्क्वायर को जब नेगलेक्ट करा तो cos थीटा उसके साथ प्रोडक्ट में नेगलेक्ट हो गया, जैसे गेहूं के साथ घुन पिस जाता है ऐसी वो भी गया, मैंने रीजन बताया भाई। देखो a जो है मान लो डेसिमल में 0.25 उसकी वैल्यू है, तो जब आप उसका स्क्वायर करोगे 0.25 तो वैल्यू बहुत छोटी जाएगी, और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, जब उसको से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई वैल्यू चेंज करेगा, वो उतनी रहेगी भाई। जैसे मैंने कहा 0.5 इंटू 0.5 होता है 0.25, अब 0.25 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.25 ही तो रहेगा, समझ में आई बात। तो कहने का मतलब ये है कि अगर a स्क्वायर की वैल्यू छोटी हुई होगी, हम बता रहे हैं, कंडीशन बता रहे हैं, तो जब सॉरी a की वैल्यू, जब a की वैल्यू छोटी होगी तो जब उसका स्क्वायर करोगे तो वैल्यू और छोटी होगी, और कहीं ये cos थीटा डेसिमल में हुआ, तो cos थीटा की तो मैक्सिमम वैल्यू 1 है, 1 है तो 1 से छोटी होती है ना उसकी वैल्यू, और दूसरी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है, अब वो भी आपकी डेसिमल में, तो पता चला और छोटी हो जाएगी, और हम उसको भी नहीं माने, हम ये माने cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू। इसकी वैल्यू की बात करें, अगर इसकी वैल्यू की हम बात करेंगे तो अगर डेसिमल में होगी तो स्क्वायर करोगे तो नेग्लिजिबल हो जाएगा, और उसको आप इस आर स्क्वायर में से माइनस करोगे, आर स्क्वायर की वैल्यू इस ए के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा होगी, तो जब ज्यादा होगी, जब उस ज्यादा का स्क्वायर करोगे तो और ज्यादा आएगा, तो वो तो डेसिमल में होगी नहीं, और फिर जब इसमें से इसे माइनस करोगे तो लगभग जो है माइनस करने पे कोई ज्यादा बड़ा अंतर आएगा नहीं। मतलब कहने का मतलब ये, जैसे एक बात, जैसे ऊपर कोई वैल्यू है, एक बात समझना,
और नीचे आपका सॉल्व करके आ रहा है 251 इस आर को स्क्वायर करने में। अब इसको सॉल्व करके मान लो आ रहा है, सपोज कर लो 1, सपोज कर लो 1, वैसे तो 1 आएगा ही नहीं क्योंकि जब ए डेसिमल में होगा तो उसका स्क्वायर भी डेसिमल में होगा। हमने मान लिया यार 251, इस 251 में से आपने 1 माइनस कर दिया। अब ऊपर कोई वैल्यू है, वो जो भी वैल्यू है उसको जब डिवाइड करोगे तो वो लगभग तो आपका 251 या 250 होगा, तो लगभग बराबर ही आंसर आया, कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं आया। और पहली चीज तो ये आपका डेसिमल में हो, जब डेसिमल वाली को उसमें माइनस करोगे तो आपको बताइए, जैसे मैंने 251 है, 251 में आप पॉइंट में माइनस करो तो क्या कितना डिफरेंस आएगा, वो तो लगभग उतनी रहेगी, और फिर उससे डिवाइड करो तो उससे। हाँ क्या पहले पूछ लो। अच्छा ठीक, इसका क्वेश्चन ये है कि अगर ये डाइपोल नहीं होता तो क्या इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल 0 होता या नहीं होता, ये पूछना चाह रहे हैं। तो आप एक चीज समझो बेटा, बहुत सिंपल सी चीज, कि सपोज कर लो ऐसे एक चार्ज है Q, ये नेगेटिव है, और ये चार्ज Q2 ये पॉजिटिव है, और ये इक्वेटोरियल लाइन है। अब ये नेगेटिव वाला यहां कुछ पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा और ये पॉजिटिव वाला भी कुछ पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा। लाइन तो इक्वेटोरियल लाइन है, सेंटर से जा रही है, लेकिन ये डाइपोल नहीं है, या तो ये नेगेटिव चार्ज की वैल्यू ज्यादा है या पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू ज्यादा, किसी एक की वैल्यू ज्यादा है, दूसरे से इक्वल नहीं है। तो सपोज कर लो हम मान लें कि नेगेटिव चार्ज की वैल्यू ज्यादा है, तो ये नेगेटिव चार्ज यहां पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा मान लो 10 वोल्ट, और ये पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा यहां पर 7 वोल्ट। तो जब दोनों का सम करोगे तो आ जाएगा माइनस का 3 वोल्ट, तो 0 नहीं हुआ, माइनस में हुआ। अब इसकी जगह अगर मान लें इसकी वैल्यू हो गई 10 वोल्ट, इसकी -7 वोल्ट, तो पॉजिटिव वैल्यू। लेकिन अगर इसी की जगह हम ये मान लें कि डाइपोल है, तो ये अगर 10 वोल्ट प्रोड्यूस करेगा तो ये भी 10 वोल्ट ही प्रोड्यूस करेगा, और दोनों का सम कितना हो जाएगा 0। यानी कि डाइपोल अगर नहीं है तो इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल 0 नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू में डिफरेंस होगा। डाइपोल स्फीयर के अंदर रखा होगा तो उसमें क्या क्या चीज, नहीं कहां पर पूछ रहा हूं, तो उसमें तो वो फ्लक्स निकालते थे, उसमें तो इलेक्ट्रिक लाइन कितनी निकलनी, इसमें यहाँ कहाँ कर रहे हैं, तो पोटेंशियल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, पोटेंशियल। हाँ नोट कर लो, हाँ शेल वाले में पोटेंशियल, तो शेल वाले में तो चार्ज उसके ऊपर होता था, बहुत सारा चार्ज। अच्छा वो चीज पूछ रहे हो आप, अच्छा वो मैं समझ गया, वो मैं भी बताऊंगा, समझ गया। वो जो ये टॉपिक पूछ रहा है कि वो जैसे इसका क्वेश्चन ये मैं बताऊंगा, ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा कि एक चार्ज स्फेरिकल शेल है, तो उसके बाहर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, सरफेस पे निकालते थे, अंदर निकालते थे। तो ऐसे ही ये कह रहा है कि एक चार्ज स्फेरिकल शेल है, उसके बाहर पोटेंशियल कितना होगा, सरफेस पे कितना होगा, अंदर कितना होगा, इसका डिस्कशन कह रहा है। ठीक, वो कराएंगे, बताऊंगा, आप ये नोट कर लो। हाँ बताओ इसमें, हाँ एक मिनट, एक तो क्वेश्चन लिख लो ना, क्वेश्चन में बता दे रहा हूं, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन चाहो तो लिख लो। मैंने कहा एक डाइपोल है, समझना बात, एक डाइपोल है, क्वेश्चन ये है कि एक आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और उस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से आर्बिट्री पोजीशन पर आपको पोटेंशियल निकालना है, मतलब आपको एक्सियल पॉइंट नहीं लेना, इक्वेटोरियल। आप क्वेश्चन लिखो जैसे मैं बताता हूं, देखो ड्राइव एन एक्सप्रेशन, क्वेश्चन लिखो, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at any journal point
at any journal point, at any journal point, at distance r, at distance r from the center of a dipole, from the center of a dipole. ठीक है, वही मैं बता रहा हूं, जर्नल पॉइंट मतलब एक्सियल पॉइंट नहीं लेना, इक्वेटोरियल पॉइंट नहीं लेना, उनको छोड़कर कोई जर्नल पॉइंट लेना है, आर्बिट्री पॉइंट लेना, ठीक है, इधर उधर कहीं भी ले लिया मतलब